नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद एवरीवन। आज जो हम पॉलिटिकल थिंकर करेंगे उनका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर ट्रेडिशन ऑफ कवरिंग वन पॉलिटिकल थिंकर इन एवरी क्लास। लास्ट क्लास में हमने कार्ल मार्क्स को किया था, आज करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी। मेरे पर्सनल फेवरेट थिंकर्स में से एक है ये। ऐसा बोलते हैं कि मार्क्सिज्म का जो ट्रेडिशन है उसमें कार्ल मार्क्स के बाद अगर कोई सेकंड ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी हुई है हिस्ट्री में, वो है ग्राम्सी साहब। मुसोलिनी के कंटेम्प्रेरी हैं ये। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की फाउंडेशन रखी। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। इटालियन मार्क्सिस्ट रहे हैं। अब हमने पहले भी एक इटालियन थिंकर को बहुत डिटेल में पढ़ा था जिनका नाम था निकोलो मैकियावेली। ये भी बहुत ज़बरदस्त थिंकर है। इनको मार्क्सिज्म ट्रेडिशन में, मार्क्सिज्म के आगे आगे वाले जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनमें इतनी हाई स्टेटस पे क्यों रखा जा रहा है, उसका एक रीज़न है। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर लास्ट क्लास जो हमने कार्ल मार्क्स की क्लास की थी, उसमें हमने एक चीज़ समझी थी कि मार्क्स साहब का एक डायग्नोसिस रहा है। व्हाट वाज दैट डायग्नोसिस? कि देखिए, ये जो समाज है, जो सोसाइटी है, इसका एक होता है बेस और एक होता है इसके ऊपर, इफ़ यू रिमेंबर, आप ही बता सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। रिमेंबर, तो सुपर स्ट्रक्चर होता है और एक बेस होता है। सोसाइटी का बेस क्या है? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, इकोनॉमिक, इस सारे सिस्टम का, ठीक, बेस क्या है? इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ मैं, इकोनॉमी। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? उसमें आप सब कुछ लगा लो, लेट्स से एनजीओज, चर्च, ठीक, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑल दीज थिंग्स, जो भी आपके आइडियाज़ हैं। मार्क्स साहब ये बोलते थे कि जो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, जो क्लास इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, क्या प्रोडक्शन हो, किस चीज़ की प्रोडक्शन हो, कितनी प्रोडक्शन हो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट एंड सो ऑन। जो रूलिंग क्लास है वो है जिसके पास इकोनॉमिक जो सिस्टम है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसका कंट्रोल है। और जो भाई इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं के आइडियाज़ जो हैं, आइडियाज़ ऑफ द रूलिंग क्लास बिकम द रूलिंग आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटी। इन्हीं के आइडियाज़ कॉमन सेंस बन जाते हैं, इन्हीं की स्टेट है, सारा कुछ आप देखोगे तो यही चला रहे हैं। इस तरह से इन्होंने इकोनॉमी 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 मार्क्स का पूरा फोकस है इकोनॉमी के ऊपर। तो मार्क्स साहब के फिर सॉल्यूशंस भी वही हैं। क्या है कि यार आप एक काम करो, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज, सो व्हाट आर दे ऑट टू डू? क्या करना है? सबको यूनाइट हो जाना है और एक वायलेंट स्ट्रगल लेके आना है। अपने पास लेके आओ कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी। क्या करो? नेशनलाइजेशन कर दो सब चीज़ों की। अब वर्कर्स के पास में कंट्रोल है, अब प्रोड्यूस करो चीज़ों को। किस तरह से? इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर लास्ट क्लास कि इस तरह से टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड गिव देम, जो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, आप उनको सबको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो दैट किसी भी पर्सन को इस वजह से काम ना करना पड़े कि यार मुझे बिल्स भी देने हैं। वो खुश रहे, वो सुबह उठे, जिस दिन उसका मन करे वो सुबह उठ के फिशिंग करने जाए, दोपहर को वो अखबार पढ़े, शाम को वो गाने गाए, रात को वो डिनर करके अपना क्रिटिक बन जाए सरकार वो चीज़ों का। इस तरह से फिलॉसफी लिखे, पोइट्री लिखे, सब कुछ वो ऐसा करे और अबंडेंस में सब कुछ होगा। और जब सब बराबर हो जाएंगे तो ये जो स्टेट बनाई है ये भी डिसअपियर हो जाए, क्योंकि अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एंड उसके बाद में हमने क्या देखा था कि उन्होंने बोला, मार्क्स साहब ने, कि अब छोटे छोटे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू सिस्टम चलता रहेगा। अब एकदम बढ़िया तरीके से सोसाइटी चल रही है। सो दैट स्टेज, जब वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव यूनाइटेड एंड दे हैव गेन्ड कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको मार्क्स साहब ने क्या बोला? दैट स्टेज इज सोशलिज्म। जब वो स्टेज आ गई, एक यूटोपियन स्टेज, जब क्या हुआ कि सारा कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब बराबर है, खुश है, मज़ा आ गया, वो वाली जो स्टेज है वो हो गया, एक कम्युनिटी बन गई, कम्यून बन गया, कम्युनिज्म वाली स्टेज, ये हमने किया था। अब इस चीज़ का एक क्रिटिसिज्म होता है बोलते हैं कि मार्क्स साहब बहुत क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हैं, कि एज इफ किसी और चीज़ की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मार्क्स साहब से पूछो कि सर आपका रिलीजन के बारे में क्या विचार है? ये आम लोगों को थोड़ी थोड़ी अफीम दी हुई है ताकि नशे में रहें, धर्म के, ओपियम टू द मासेस।
रिलीजन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मार्क्स आपको पूछेंगे सर देशभक्ति के बारे में आपका क्या विचार है, नेशनलिज्म, अगेन वो बोलेंगे अमीर अमीर लोगों ने, अमीर अमीर लोग जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, उनका सिस्टम से ही चलता रहे, इसलिए उन्होंने एक स्टेबिलिटी के लिए देश से बांट लिए हैं, बस उन्हीं के लिए बैठे हैं ये ओपियम टू द मासेस। लोगों को क्या करते हैं मार्क्स साहब के हिसाब से, लोगों को बोलते हैं चल बेटा तेरे को 4 गाने सिखाए हैं बचपन से देशभक्ति के, इससे अपना खून बॉयल करने लग जा और अब जाके बॉर्डर पे खड़ा हो जा। अब तेरे को कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि यार मैं यहाँ पे अपना परिवार छोड़ के क्यों बैठा हूँ, तो एक तो तेरे को हम बता देंगे कि यार तू देश के लिए खड़ा है, दूसरा तेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स लगा देंगे, चल ओपियम टू द मासेस। ऐसा मार्क्स साहब को लग रहा है, तो वो नेशनलिज्म को भी वो यही बोलेंगे, रिलीजन को भी यही बोलेंगे। उनको अगर पूछेंगे कि अच्छा ये जो इतने सारे आइडियाज़ चल रहे हैं सोसाइटी में, इनके बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि हेगल साहब तो बोल के गए थे कि आइडियाज़ का डायलेक्टिक्स जो है आगे आगे आगे, इफ़ यू रिमेंबर यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स एंड ऑल दैट, कि आइडियाज़ मूव करते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं मूव करता आइडियाज़ वाइडियाज़। मार्क्स साहब ने क्या बोला था, इकोनॉमी मूव करती है, कि रूलिंग एक होती है क्लास हैव्स की और एक होती है हैव नॉट की, मैटर मूव करता है किसके पास कंट्रोल है, यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। तो हम देखते हैं कि मार्क्स साहब के डायग्नोसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बेस्ड है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जिसको हम बोल रहे हैं। ग्रामसी सर क्या करते हैं फिर, ग्रामसी साहब मार्क्सिज्म को बचाते हैं फ्रॉम दिस क्रिटिसिज्म। ये मार्क्सिज्म में एक चीज़ ऐड करते हैं कि नहीं यार इकोनॉमी जो है, ये ऐसा नहीं बोलते कि इकोनॉमी मैटर नहीं करती, पर ये ऊपर के सिस्टम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अपना एक एनालिसिस देते हैं दैट यू आर गोइंग टू लाइक। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लाइक आई विश दिस क्लासेज कुड हैव बीन टू वे, इन द सेंस कि अगर ये ऑफलाइन क्लास होती, ग्रामसी को पढ़ाने का मज़ा तब है जब बच्चे अपने विचार पूछते हैं, हम अपने विचार देते हैं, एंड देन सो ऑन, एंड दैट्स हाउ आई टीच एनीवे। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस थिंग, ग्रामसी साहब ने अपने टाइम पर इटली को बहुत विचलित किया। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ग्रेटली ट्रबल्ड बाय हिज व्यूज एंड सो ऑन, ही वॉज पुट बिहाइंड द बार एंड हैंस इनकी जो पीस ऑफ वर्क भी है, ही हैज़ ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद हेल्थ। इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, बहुत बीमार रहते थे, बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फ्रॉम मेटाबॉलिज्म से लेकर एंड सो ऑन। बड़े बड़े जैसे ना मीक से, छोटे से, डरे, मतलब ऐसे वाले मरियल से थे। अगेन मतलब हम आई डोंट नो इफ पूरे इंडिया में वर्ड यूज़ होता नहीं होता, हमारे पंजाब में मरियल सा किसी को बोलते हैं जब वो बहुत कमज़ोर सा होता है। तो ग्रामसी साहब ऐसे पतले से थे, इनकी डेथ हो जानी थी जेल में ही, तो फिर सरकार को लगा कि यार हमारे गले पड़ जाएगा कि जेल में मार दिया, तो इनकी डेथ से थोड़ी देर पहले इनको जेल से निकाल दिया बेचारे। फिर अपना 8-10 महीने में, आई थिंक विद इन 1 ईयर इनकी शायद डेथ हो गई थी। नॉनदलेस दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितनी जल्दी हुई बात हुई। पॉइंट इज़ दिस कि इन्होंने जो अपना मेजर, जो हमारे लिए रेलेवेंट है, जो इन्होंने लिखा, उसको इन्होंने जेल में लिखा, और उसके बाद उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है प्रिजन नोटबुक के नाम से, प्रिजन नोटबुक के नाम से इनके जो मेजर वर्क्स हैं। नाउ इतना ज़बरदस्त सोचते थे कि जब इनके ऊपर केसेस चल रहे थे, तो जो सरकार का वकील होता है और जो जज होता है, उन्होंने ऐसी ऐसी वाली बातें बोली कि यार इस बंदे को 20 साल तक इसकी सोच पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। थिंक अबाउट दैट पर्सन कि उसने सरकार को कितना विचलित कर दिया होगा, कि ये नहीं बोल रहे हैं कि यार इसके ना आप कि यार इसको बोलो कि यार गलत गलत बात बोल रहा है, इसके सोचने पे बंदिश लगाओ, कितना सोचता है ये लड़का कि तो या सो अगेन यू कैन वेल इमेजिन कि कितने इंस्पायरिंग फिगर होंगे ये। इवन जैसे आई पर्सनली कुड नेवर रियली रेजोनेट अ लॉट विद मार्क्सिज्म, येट I really admire Gramsci. So the point is this कि you don't even those who are not Marxist as such, उनको भी ग्रामसी के आइडियाज़ बहुत सारे बहुत पसंद आते हैं। इनके आइडियाज़ हैं कौन से आप रोज़मर्रा की मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसे वाले वर्ड सुनते होंगे कि राइजिंग चाइना, ठीक, और उसके बाद आगे लिखा होता है कि अ पॉसिबल चैलेंज टू अमेरिकन हेजेमनी, ऐसे वाली बातें लिखते हैं। ब्रिक्स अ पॉसिबल चैलेंज टू अमेरिकन हेजेमनी, एंड इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं। या फिर ऐसा भी लिख देंगे कि रिलायंस जियो अ पॉसिबल चैलेंज टू एयरटेल्स हेजेमनी, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस हेजेमनी? अगेन अब मुझे भाई इतना ही बोलना आता है, कोई इसको हेजेमनी बोलता है, कोई इसको हेगेमनी बोलता है,
ठीक, आई थिंक इट्स हेजेमनी। ठीक, तो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट हम करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक, दूसरा सिविल सोसाइटी का इनका डायग्नोसिस, इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव। जो कुछ आपको लगता होगा, अगर मैं आपको पूछूं कि यार एक स्टेट है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्या समझते हैं आप इस बात से? तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी, आप मेरे को बोलेंगे कि सर वहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट है सर, स्टेट जो होगी वो अकाउंटेबिलिटी होगी वहाँ पर बहुत, और वो जो वर्ल्ड बैंक ने 6-7 आपको वो दे रखे हैं कि स्टेट इज़ ट्रांसपेरेंट इफ़ इट्स अकाउंटेबल, इफ़ इट्स रिस्पॉन्सिव, इफ़ इट्स दिस, इफ़ इट्स दैट, जो आप पढ़ते भी होंगे आई थिंक GS2 में गवर्नेंस के सिलेबस में। सो वो चीज़ें जो हैं वो एक कॉमन सेंस बनती है। इनफैक्ट अगर हम सिविल सोसाइटी का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो भी उस इम्तिहान में सिविल सोसाइटी की जो आप नॉर्मल बातें जो आप लिख के आते हैं उसके बारे में, वो है मेन स्ट्रीम आइडियाज़। जो ग्रामसी के सिविल सोसाइटी के आइडियाज़ हैं वो बहुत ऑपोजिट हैं, बहुत अलग हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं उनके सिविल सोसाइटी के कंपेयर टू जो हमारे कॉमन एवरीडे पार्लेंस के मेन स्ट्रीम का सिविल सोसाइटी का आइडिया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सिविल सोसाइटी का जो लिबरलिज्म का आइडिया है, जिस तरह से लिबरलिज्म सिविल सोसाइटी को देखता है, जो हमने बात की थी जॉन लॉक के टाइम पे कि अरे एक स्टेट होती है और एक जो नीचे आपका एक वहाँ जो आपके लोग हो गए और उनके समवेयर इन बिटवीन सिविल सोसाइटी हो गई, जिसमें हम NGOs को डाल देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डाल देते हैं, मीडिया को डाल देते हैं, मॉडर्न डे में आप सोशल मीडिया को भी डाल दोगे एंड सो ऑन। हम बोलते हैं कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा रोबस्ट, कितना फ्री सिविल सोसाइटी है, कितना फ्री मीडिया है, कितना फ्री एसोसिएशंस बनाना है, कितना फ्री प्रिंट मीडिया, मल्टी मीडिया है, कितना फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के करिकुलम कितना इंडिपेंडेंटली डिज़ाइंड है, कितनी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, उतना हम बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी स्ट्रॉन्ग है। और उसको फिर हम बहुत अच्छी नज़रों से भी देखते हैं कि यार ये कंट्री तो बहुत बढ़िया है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था कि यार आपने हमें इतनी पीछे की रैंकिंग दी है, बट आपने डेटा कितना बेतुका उठाया है। जैसे TRP बंद करवाई है ना अभी इंडिया में, कि यार ये TRP जो होती है कि अर्नब गोस्वामी चीख रहा है और सबसे ऊपर उसकी TRP आ गई, तो वो TRP को किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करते हो उसके ऑब्जेक्शनेबल तरीका था। वैसे ही इंडिया ने अभी रिसेंटली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे भी क्वेश्चन उठाया कि आपका डेटा कलेक्ट करने का तरीका ही हमें समझ नहीं आया, आप बहुत फ्लॉड तरीके से डेटा उठाकर किसी भी देश को बोल रहे हो कि यार यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रेस फ्रीडम है, यहाँ पे बहुत घटिया प्रेस फ्रीडम है। इनफैक्ट इसी चीज़ में मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करके एक बात बोलता हूँ, मुझे इस बात की फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं पता, बट इवन अगर ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हो, ऐसा बोला जाता है कि नेहरू जी को एक बार एक लेडी ने ऐसे पकड़ा और बोला कि इतनी तो गरीबी है देश में, इतना तो ये है, इतना तो वो है, मैं कैसे मान लूँ कि देश आज़ाद हो गया। तो नेहरू जी ने बोला कि जस्ट द फैक्ट लेडी दैट यू कैन होल्ड मी लाइक दिस, आप मुझे ऐसे पकड़ सकते हैं, इसका मतलब है कि देश आज़ाद हो गया। सिमिलरली जस्ट द फैक्ट कि इंडिया में भी आज भी आप अपनी सरकार के हर एक छोटे बड़े व्यक्ति का मीम बना सकते हो, आप मिमिक्री कर सकते हैं, आप कॉमेडी कर सकते हैं, हम सबका कोई ना कोई नाम रख देते हैं, किसी का फेंकू, किसी का पप्पू, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो उस तरीके से अगर आप देखें, ऑफ कोर्स मतलब क्या है कि अगर यही मैं आप पढ़ा रहा होता आपको किसी और चीज़ के लिए, तो शायद मैं और हाइपर क्रिटिकल हो जाता सरकार के लिए। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम क्या करें, और वही आज हम हेजेमनी के कॉन्सेप्ट में भी एक चीज़ देखेंगे। नॉनदलेस मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आधा गिलास भरा हुआ भी देखा करें, सारा टाइम इंडिया को गालियाँ नहीं निकालते रहना। कुछ तो ठीक हो रहा होगा कि 140 करोड़ लोग सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं, अगले दिन 145 करोड़ उठते हैं, रात को सो जाते हैं। तो इसलिए इंडिया में भी इतना बुरा हाल नहीं है प्रेस फ्रीडम का। हाँ ऑफ कोर्स उतना ज़बरदस्त नहीं है जितना होना चाहिए। अगेन अब जब मैं डाइग्रेस कर ही गया हूँ तो मैं थोड़ा सा और कि आपको एक बात बताता हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ऐसे एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे जिसका नाम है जनसत्ता।
इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी वाला जो वर्जन है जनसत्ता। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आई वॉज विद समबडी जो काफ़ी हाई पोस्ट पे रहे हैं जनसत्ता में। तो उन्होंने बता रहे थे कि सर जनसत्ता में उस समय में काम करने में बहुत मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े पॉलिटिशियन का भी अगर फ़ोन आ जाता था हमारे हेड को, हमारे बॉस को, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन का मतलब है दिल्ली से अगर किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन आ जाता था सेंटर उससे, तो कि यार ये क्या छाप रहे हो, तो वो बोलते थे तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। आज वाला मीडिया नहीं है, ठीक। तो एनीवेज कमिंग बैक टू दिस थिंग कि ऑफ कोर्स आपको सिविल सोसाइटी के बारे में भी आज हम एक कंप्लीटली नए तरीके से हम देखेंगे। ग्रामसी का जो व्यू पॉइंट है, ग्रामसी का जो इसको लेकर व्यू पॉइंट है सिविल सोसाइटी को, बहुत डिफरेंट है, यूनिक है और रेलेवेंट है। नेक्स्ट हम इनका एक कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है वो है थ्योरी ऑफ इंटेग्रल सोसाइटी। कि क्या है भाई, तुम्हें सोसाइटी फिर समझ ही नहीं आई। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रामसीज एनालिसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास। तो बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं, करें एक एक करके। तो चलो, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि ग्रामसी साहब सोच क्यों रहे हैं, लिख क्यों रहे हैं और एक्टिव क्यों हैं। ग्रामसी साहब हैं एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर। अब लेकिन वो डिसअपॉइंटेड है। क्यों? उनको लग रहा है कि यार कार्ल मार्क्स ने तो प्रिडिक्ट किया था, अभी हमारे मुर्शद कार्ल मार्क्स बोल के गए थे कि चलो जी अब इस तरह से कैपिटलिज्म जो है वो अपनी बस सांसें गिन रहा है, क्योंकि देखो कितना एक्सप्लॉयटेटिव हो गया है और इसके अंदर तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए ना ही कैपिटलिस्ट ही खुश है इस सिस्टम में, ना वर्कर खुश है, और रेवोल्यूशन तो आना ही आना है। लेकिन आया तो है नहीं, इसका मतलब कुछ डिफेक्ट है क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार एक सेकंड, हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ डिफेक्ट हो, तो दोबारा से हम एक बार बाकी स्कॉलर्स को भी पढ़ते हैं, मार्क्स साहब को भी पढ़ते हैं और थोड़ा ओरिजिनली सोच के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ पढ़े। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की, वो क्या थी कि यार ये चीज़ तो सही है कि इकोनॉमिक कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो बुर्जुआ है, जो कैपिटलिस्ट है, जो अमीर है, जो रूलिंग हैव है, वो सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल के दम पे हम पर, सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल के दम पर हमारे ऊपर रूल नहीं कर रहा। एक और फैक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या कुछ और फैक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसमें से वन ऑफ द फैक्टर्स इज कल्चरल रोल। हमारी कंट्री का कल्चर, हमारी कंट्री या सोसाइटी में कल्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इसका मैं आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। हस्बैंड अर्न करते हैं, वाइफ अर्न नहीं कर रही। अब क्योंकि अगर मैं इसी को सोसाइटी मान लूँ तो चलो ये हैव हो गया, ये हैव नॉट हो गए। अब एक चीज़ तो ये है कि हस्बैंड अर्न करता है, लेकिन वो आता है और वो वाइफ को कुछ नहीं समझता, दो थप्पड़ भी लगा देता है और बड़ा डोमेस्टिक एब्यूजिवली लाइक उसको ट्रीट करता है। और हम मार्क्स के हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है? मार्क्स के हिसाब से ऐसा हो रहा है क्योंकि भाई वो कमा रहा है। अगर इसके पास पैसे का कंट्रोल होगा तो फिर क्या होगा, फिर एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन ग्रामसी के हिसाब से अगर वो कमा भी रही होगी तो भी, और हम देखते भी हैं कितनी बार आप देखोगे कि आपको पता लगेगा कि वाइफ कमाती है, हस्बैंड आता है, अनफॉर्चुनेटली वो क्या करता है कि उसको मारता है, उसके पैसे भी ले जाता है और शराब वगैरह पी लेता है। कितने सारे इंडिया में एक कॉमन सी चीज़ है कि जो डोमेस्टिक हेल्प घरों में काम करते हैं, जो सफाइयाँ करते हैं, आपके डिशेस क्लीन करते हैं, वो आपके घरों में बोलते हैं कि दीदी मेरे पैसे ना, आपकी मदर्स वगैरह को, कि दीदी मेरे पैसे ना आप ही रख लो और जब मेरे को चाहिए होंगे मैं 4 महीने बाद ले लूँगी, क्योंकि अगर मैं घर लेगी तो मेरा हस्बैंड ले जाता है, शराब पी आता है। और वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, कहीं भी जॉब करता है, 4 दिन बाद छोड़ देता है। अब अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो अब तो वाइफ पैसे कमा रही है, अब तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो ग्रामसी के हिसाब से क्या है कि यार कुछ और फैक्टर भी प्ले कर रहा है। वो क्या फैक्टर है? मार्क्स के हिसाब से, ग्रामसी के हिसाब से फैक्टर है आस्था टीवी, संस्कार टीवी और जो भी ये धर्मों वाले टीवी है, कल्चरल चीज़ें। वो क्या सिखाती हैं?
पति जो है परमेश्वर है, 7 जन्मों का तुम्हारा बंधन है, ठीक। करवा चौथ को पूरा दिन भूखे रहना है, फिर उसके पाँव को हाथ लगाने हैं। अगर वो तेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तेरे कर्म, अगर वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, कोई बात नहीं, घूम के तेरे पास ही आएगा। देख, मंदोदरी का पति रावण था, कितनी अच्छी लेडी थी, पर कितना बुरा पति था, उसके बेचारी के कर्म तो सह। बचपन से उसके घर वाले उसको, अगेन यू पर्सनली मे नॉट आइडेंटिफाई विद इट, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू इफ यू डोंट आइडेंटिफाई विद ऑल ऑफ दैट, बिकॉज देन इन दैट केस यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव फैमिली। बट इफ यू आर अ फीमेल, then you must understand कि लड़की के घर वाले, for like majority of India, and as Gandhi ji has rightly said that India lives in its villages, South Delhi, South Bombay, Bangalore, Chandigarh, ये सब इंडिया नहीं है। लड़की को ये बोल के आपने भेज दिया कि बेटा आज भेज रहे हैं, वहीं से ऊपर जाना है, बेटा भेज दिया, कोई कंप्लेंट ना पीछे आ जाए। इस तरह से जब उस लड़की को भेजा जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कल्चरली उसको इस तरह से आपने कैप्चर कर लिया कि अब अगर उसके पास में पैसे भी होंगे तो भी डोमिनेट कौन करेगा, द काउंटर गाय। और यही कथावाचक भी सुना रहे हैं आपको, सारा दिन समझा रहे हैं। पहले वो बहुत सारी आपको आरतियां पूजा करा के, फिर उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, चलो जी ढोल पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसी सी बातें करी जा रही हैं। आंटियां भी रिपीट कर रही हैं सारा दिन, जय श्री राम कर रही हैं। और सभी धर्मों में इस तरह से मोटा मोटा इसी तरह से सिखाया जा रहा है। कोई आपको मुस्लिम क्लेरिक बता रहा है कि अगर वाइफ ना माने तो आप धीरे धीरे मार सकते हैं, धीरे धीरे मार सकते हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। वो ऐसा थोड़ी है कि वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो कल्चर की बात कर रहे हैं। हम ग्लोरीफाई कर देते हैं, ये देश तो उसका है, ये देश तो इसका है, जिसने आग में छलांग लगा दी, पानी में छलांग लगा दी, फर्श पे छलांग लगा दी, बस छलांग लगा दी। तो अब वुमेन को क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि यार दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। सो इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ कल्चरल फैक्टर ने भी शेप किया है, ठीक। तो ग्राम से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अब ये जो मैंने आपको जेंडर के केस में बोला है, एंड हेंस इसलिए ऐसा हुआ है कि जब ये 1937 में ग्रामसी की डेथ हुई है, आप देखें इवन यूरोप में भी 1950s में, 1960s में, 1970s में कितनी कल्चरल मूवमेंट्स आई हैं, चाहे वो फेमिनिज्म से रिलेटेड हों, चाहे वो काउंटर कल्चर मूवमेंट्स आई हों, वो हिप्पीज़म वाला हो गया, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख ली, अलग तरीके से रह रहे हैं, एक पैंट की एक लेग जो है वो लाल है, दूसरी नीली है, दैट वाई आर वी सपोज टू लिव इन दिस वे ओनली। जो काउंटर कल्चरिज्म जितना भी आया है उसको कहीं ना कहीं आप ग्रामसी से जोड़ के देख सकते हैं। ये यही बोलते हैं कि इट्स नॉट जस्ट दी मनी, इट्स हाउ यू आर मेड टू थिंक विदाउट लाइक यू नो, कोई किसी लड़की के सिर पे बंदूक थोड़ी रखता है जब उसको ये बोलता है कि यार बोल मेरा तेरा पति परमेश्वर है, बोल कि चाहे वो मरे चाहे तुझे मारे तूने बस सहना है। इट इज नॉट द फोर्स, इट इज नॉट द कोर्जन which is making a particular female kind of submit herself to that man. Now submit not in the sense of 50 Shades of Grey, you know how I mean, right? Like in like non-voluntarily submit. It is not the force. What is it then? Some sort of cultural, you know, some sort of this invisible cultural force that is kind of forcing you to act in a certain way. और उससे क्या होता है, जो डोमिनेंट है वो जो मेल है वो डोमिनेंट रहता है, जो फीमेल है वो दबी रहती है। क्लियर? नाउ अगर आप इसको जेंडर से उठा के इन जनरल सोसाइटी पे देखोगे तो वहां पे भी ऐसा ही है। जो पर्सन गरीब है, अगर उसको बचपन से आपने ये सिखा दिया कि अगर तू गरीब है तो पिछले जन्म में तू बहुत लालची होगा, तेरे कर्म है ऐसे। अगर आपका रिलीजन डिफरेंट रीबर्थ्स में नहीं मानता, लेकिन अगर कोई गरीब है तो उसको अगर आपने ये सिखा दिया कि अल्लाह तुझे टेस्ट कर रहा है अभी, यार ये बढ़िया टेस्ट है जो पूरी लाइफ ही खत्म नहीं हुआ। ये बढ़िया टेस्ट है कि आप 4, 5, 10, 15 एक्सेप्शंस अलग बात है। दुनिया में 1%, आधा % एक्सेप्शन अलग बात है। अदरवाइज 95% जो लोग हैं जो स्लम्स में पैदा होते हैं वो स्लम्स में ही मरते हैं, और जो महलों में पैदा होते हैं वो महलों में ही मरते हैं। चाहे फिर महलों में पैदा होने वाले को कुछ ना आता हो, उसको कुछ ना पता हो,
लेकिन उसको लगता है मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, वो हर बार उसकी पार्टी उसको सामने रख के चुनाव लड़ती है, क्योंकि वो महलों में पैदा हुआ है भाई। और जो स्लम्स में पैदा हुआ है, जितना मर्जी टैलेंटेड हो, कोई 5% है जो किसी तरह से जंप कर जाते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, देखो इसकी किस्मत थी भाई। बाकी 95% को इसी तरह से चलने देते हैं। क्यों? तुम्हारे कर्मा थ्योरी डाल दी यहाँ पर, किसी ने कोई और थ्योरी डाल दी, किसी ने कोई और आइडिया दे दिया, एनजीओज आपको इस हिसाब से सिखा रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस हिसाब से सिखा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपको क्या सिखा रही हैं। एंड मतलब अब मैं यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ग्राम से समझा रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज़ क्या समझा रही हैं, या सिविल सर्विसेज क्या सिखाती हैं। जो आप सिविल सर्वेंट भी बनोगे, आपको ये थोड़ी सिखाया जा रहा है कि यार आपको क्या करना है, एकदम सिस्टम साफ कर देना है। कुछ नहीं ऐसा करना। सड़क पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रेवोल्यूशन ला रहे हैं, साइड करो सबको भाई, स्टेटस को मेंटेन करना है। सिस्टम जैसा है वैसा चलना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अगर कोई स्लम से उठ के बंदा जाएगा एसएसपी ऑफिस में और वो बोलेगा कि सर मेरी जान को खतरा है, पहली बात सॉरी, यही बात मैंने बहुत फारफेच बोल दी कि कोई स्लम से उठ के एसएसपी ऑफिस तक जा सकता है। एसएचओ को मिलने के लिए ही उसके पैसे लग जाएंगे इतने। बट अगर वो जाता है वहाँ पर, 99% ऑफ द टाइम्स क्या बोलेंगे उसको, तो जा यार दिमाग ना खराब कर। ऑन दी अदर हैंड कोई इंपॉर्टेंट पर्सन अगर है और उसकी जान को खतरा है, उसको लॉरेंस बिश्नोई का फ़ोन आ गया है कि भैया पैसे चाहिए, तो उसको मिलेगी भाई पुलिस प्रोटेक्शन। क्यों? इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। कल्चरली अब द पॉइंट इज दिस कि आपका कल्चर इस हिसाब से बना हुआ है कि गरीब को गरीब रखा जा रहा है, अमीर को अमीर रखा जा रहा है। और यहाँ पे इकोनॉमी का रोल नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो? यूनिवर्सिटीज़ में आप यही सिखा रहे हो, कॉलेजेस में आप यही सिखा रहे हो। एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा एग्जाम्पल है जो आपको बिना फोर्स किए ये कन्विंस कर देता है कि यार अगर तूने ये 1 लाख रुपए वाला एप्पल का फ़ोन नहीं लिया तू यार गरीब है। कैन यू इमेजिन? अगर 99% चीज़ें जो हैं जो आपको नहीं चाहिए, ग्रामसी साहब मतलब ऐसा वो नहीं बोल रहे, उनके आइडिया को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। जैसे इट्स लाइक दिस कि अगर मान लो आपका कोई आप एक रूम में जा रहे हो, वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स पड़े हैं, और दूसरे रूम में आप चले गए और वहाँ पर लेट्स से समोसे पड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यार हाँ ये कोई ना विलायती से लोगों की, कोई पढ़े लिखे लोगों की, कोई शहरी लोगों की या बच्चों की पार्टी चल रही होगी, और ये जो है ये कोई बेचैतन जैसे होंगे कुछ लोग। सिमिलरली ये कपड़ा जो यहाँ पे मैंने बांध लिया, अब मैं पढ़ा लिखा हो गया, वही इसकी जगह अगर मैंने परना बांध लिया होता तो मैं देहाती हो जाता। ये कैसे हुआ? किसी ने आपके सिर पे बंदूक थोड़ी रखी है बोलने के लिए कि यार ये देख, अगर टाई जो है पहन के बंदा पढ़ा लिखा हो जाता है और परना पहन के देहाती हो जाता है। नहीं, कल्चरली आप ऐसा मानते हो। तो मार्क्स का जो मॉडल था वो क्या था? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो तो बस रिफ्लेक्शन ऑफ द बेस ही है। सुपर स्ट्रक्चर की कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी मार्क्स साहब मानते ही नहीं थे। ठीक, ये बोलते थे मार्क्स साहब की बस इकोनॉमी चेंज कर दो, सारा सिस्टम चेंज हो गया। इसलिए कार्ल मार्क्स के हिसाब से एक ही रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। वो क्या है? इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, कंट्रोल बनाओ अपना। बट ग्रामसी साहब ऐसे नहीं मानते। ग्रामसी सर बोलते हैं कि सुनो भाई ध्यान से, पहला बेस तो यही है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर जो है, सुपर स्ट्रक्चर की फर्दर 2 लेयर्स हैं। कौन सी? एक है सिविल सोसाइटी और एक है स्टेट। सुपर स्ट्रक्चर के 2 लेवल्स हैं, सिविल सोसाइटी, स्टेट। तो टोटल कितनी लेयर्स होगी? 3 लेयर्स हो गई। ठीक, नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन ही नहीं है, अपने आप में सुपर स्ट्रक्चर की भी 2 लेयर्स हो गई। तो ग्रामसी का जो मेन फोकस रहा है वो रहा है इधर। ही हैज़ गिवन लाइक वेरी सीरियस थॉट टू दिस आइडिया ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि ये तो सुपर स्ट्रक्चर के थिंकर हैं। मार्क्स के इकोनॉमी वाले जो ऑब्सेशन थी उससे इन्होंने मार्क्सिज्म को बाहर निकाला है। क्लियर? नाउ व्हाट? अब सुपर स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि यार देखो, वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो जी आपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया
तो सोसाइटी पूरी चेंज हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे, एकदम बढ़िया सिस्टम आ जाएगा, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिया के बीच में जो ये इनइक्वालिटी है ये चली जाएगी, और सुपर स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप एक बार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करो, आपकी यूनिवर्सिटीज़ का थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा, आपके रिलीजन का थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा, आपके एनजीओज़ का, आपके मीडिया का, जितनी भी चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर की हैं, सुपर स्ट्रक्चर की, वो सब चेंज हो जाएंगी। बोलते नो, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो फिर क्या करें सर? बोलते सिविल सोसाइटी, इसका कुछ करने की ज़रूरत है। क्या करें? बोलते पहले तो बुर्जुआ से सीखो, जो तुम्हारे सिर पर बैठे हैं उनसे सीखो, कुछ तो ठीक कर रहे होंगे वो। तो क्या कर रहे हैं वो? उन्होंने सिविल सोसाइटी को बहुत गजब तरीके से यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया है बुर्जुआ ने। कैसे? कल्चरल कंट्रोल बनाकर, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल बनाकर। एक पर्सन जो है वो अभी 16 साल का है, 17 साल का है, एकदम से उसको कैसा बनना है बड़े होके? उसको बनना है सर मैं ना एक ये स्टार्टअप करके ये पैसे कमाना चाहता हूँ, इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, फिर मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 30-35 साल की उम्र में मेरे पास एक यॉट हो, एक ये हो, एक वो हो। इस तरह से उसको कैपिटलिज्म बहुत लुभा रहा है। इसके लिए कैपिटलिस्ट क्या कर रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा हो रहा है कि एक लड़का आता है, बाइक पर रुकता है, ऐसे हेलमेट ऊपर करता है, एक सही सी लड़की आके उसके पीछे बैठ जाती है, ऐड होती है उसकी जैकेट की कि बेटा ये जैकेट खरीद, एक अच्छी सी लड़की आके तेरे पीछे बैठेगी। फिर वही यही ऐड बाइक की हो जाती है, यही एक लड़की आती है, हा हा करती है, दूसरा लड़का हा हा करता है, अच्छा ये ले बेटा सिबा का वो कोलगेट खरीद, फिर सब हा हा करेंगे एक दूसरे के पास जाकर। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं? वो आइडियाज़ पे कंट्रोल बना रहे हैं कि ये खरीद, वो खरीद, वो खरीद, ये खरीद, वो खरीद। इस सिस्टम का पार्ट बन, बी आ कंज्यूमर। इसके ऊपर हम आगे जाकर बहुत बात करेंगे वन डायमेंशनल मैन के टाइम पर। आप सब कौन हो? हम सब कौन है? कोई हमें अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जानना है, कोई हमें सोसाइटी की कंसर्न नहीं है। लीव मी इन माई रूम विद माई नेटफ्लिक्स, विद माई हॉटस्टार, with my Amazon Prime, with my microwave, with my toaster, with my TV, with my phone। बाकी दुनिया को कल आग लगाते हो आज लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर इंसान हो गया है कि कंज्यूमर, बस आप सिर्फ कंज्यूमर हो, लीव मी विद माई फेसबुक, विद माई इंस्टा, विद माई दिस, विद माई दैट, एक कमरे में मुझे छोड़ दो विद ऑल माई मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। ना मुझे ये जानना कि हम कहाँ से आए हैं ह्यूमन बींग्स, ना मुझे ये जानना हम कहाँ आ रहे हैं, ना मुझे ये देखना कि अरे कहाँ पर ये विराट ख़त्म हो रहा है, दिस इनफाइनाइट वर्ल्ड ख़त्म भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, टाइम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। कोई मेरे ग्रेटर हायर प्लेजर्स नहीं है। इवन सोसाइटी में भी, हाँ यार मैं अपने घर से निकलता हूँ, हर ट्रैफिक सिग्नल पे 6-6 साल के बच्चे नंगे पाँव भीख मांग रहे होते हैं, मांगते रहे, मैं ऐसे कर देता हूँ और मैं अपनी गाड़ी आगे ले जाता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? Why am I so cold? Because I am so consumed with all the things कि यार मैं तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना, मुझे कुछ खरीदने जाना है। So again ये सब अब मैं आपको मतलब उन्होंने ग्रामसी ने सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिया, ऐसी बातें नहीं बोली, ये सिर्फ ताकि आपको समझ आए कि कल्चरली हम कैसे हो गए हैं। सिमिलरली आइडियोलॉजिकली, आइडियोलॉजी की भी अगर हम बात करें तो आप देखें कि हमें कितना सही लगता है कि मॉडर्न सिस्टम में कि यार अमेरिका को देखो कितना सही है यार, वहाँ पे यू कैन बी एनीथिंग, पैसा बिछा हुआ है भाई सड़कों पर, बंदा मेहनत करने वाला होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। और ऐसा हम बहुत सारी जगहों के लिए बोलते हैं, ओनली टू रियलाइज कि इफ दैट इज़ द केस देन वाई इज़ लाइक सच ग्रेव पॉवर्टी देयर एज वेल, वाई इज़ लाइक होमलेसनेस देयर एंड सो ऑन। इस तरह से अब ऑफ कोर्स आपको रियलाइज़ करना है कि आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, और जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा, किसी भी एक स्कूल की एक पर्टिकुलर फिलॉसफी की बात करूंगा तो उसके काउंटर आर्गुमेंट्स तो होंगे ही, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको अच्छे से उसके आइडियाज़ बता दूँ। जब हम लिबरलिज्म करेंगे तो ऑफकोर्स इन सब चीज़ों का हम जवाब भी देंगे अच्छे से। तो ये बोलते हैं कि ये जो कल्चरल और जो आइडियोलॉजिकल कंट्रोल हमारे ऊपर बना हुआ है, 18 महीने का बच्चा ऐड देखनी शुरू कर रहा है टीवी पर, 3 साल का जब वो हो गया तो उसको पेपा पिग चाहिए, नोबिता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और जब तक वो मरा नहीं तब तक उसको कुछ ना कुछ चाहिए। ये जो कैपिटलिज्म ने आपके ऊपर कंट्रोल बनाया है, ये सर पे बंदूक रख के नहीं बनाया, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, कोर्जन नहीं यूज़ हुई है। क्या यूज़ हुआ है?
हेजेमनी। हेजेमनी का आइडिया जो है हम ग्रामसी के साथ जोड़ते हैं। इन्होंने ये कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो इन्होंने इन्वेंट किया है, ये लेनिन ने भी इसकी बात की है, हम लेनिन को पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, और थिंकर्स ने भी इसकी बात की है इससे पहले। मार्क्स ने भी उस समय उन्होंने भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात की हुई है, लेकिन हम प्राइमरली इसको जोड़ते हैं ग्रामसी के साथ में। हेजेमनी का मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज लाइक लीडरशिप और कंट्रोल, बट that control which is based on consent and not on coercion। ठीक, it is based on the consent of the governed। ठीक, और बुर्जुआ ने ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रखा है। उन्होंने जो ये बाकी क्लासेस के साथ मिलकर, चाहे वो रिलीजन हो गया, चाहे वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री होगी, चाहे कोई और, उसके साथ में मिलकर इतना ज़बरदस्त बना रखा है, इतना ज़बरदस्त कंट्रोल बना रखा है कि आपको साइकोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली, कल्चरली what is right, what is not right, what should be your aim in life, how should you conduct yourself and so on, ये सारा का सारा आपको डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में बता रखा है। कुछ ऐसी क्लासेस भी होंगी, एक तो हो गई बिल्कुल रूल्ड क्लास, एक हो गई रूलिंग क्लास। कुछ ऐसी क्लासेस भी होंगी जो कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े हमारा इंडिया की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं हमारी जो धरती है ये सेंट्स की धरती है ना, कितने सारे श्री ये कोई इज़न्ट इट, कोई दिस कोई दैट, ऐसे करके कितने सारे हमारे पास अमेजिंग नॉलेजेबल विजडम वाले बाबा जी हैं। वो सारे बाबा जी आपको क्या बताते हैं? कभी वो बताते हैं कि यार मैं एक सेकंड में इंडिया, सब बताते हैं भारत की भूमि महान भूमि है, पांडवों की धरती, इसकी धरती, उसकी धरती। कोई आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि यार बहुत सारी स्टेट्स के HDI इंडेक्स सब सहारन अफ्रीका से पुअर है, और मैं तो आज संत हूँ, मैं तो साधु हूँ, मुझे तो उनकी बात करनी चाहिए। मैं ये पश्मीना शॉल लेकर, ये एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया है मेरे पास और वो मेरा सम्मान कर रहा है और मैं उसको साथ कुर्सी पे बैठ के क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूँ ऑफ हायर प्लेजर, ऑफ बड़ी बड़ी विजडम की बातें कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ये? ऐसा है ना, हमारे कितने महान लोगों की भूमि है ये, महान लोगों की, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब वो तो कैपिटलिस्ट क्लास भी नहीं है। अब ये एग्जाम्पल दिया मैंने रिलीजन के, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह से आपके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैपिटलिस्ट भी नहीं है, उनका जो एम है वो कैपिटलिस्ट से, ग्रामसी बोल रहे हैं उनका एम कैपिटलिस्ट से आइडेंटिकल नहीं है, पर है क्या? कुछ ना कुछ कंसेंसस है, कुछ कॉमन ग्राउंड बना हुआ है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, कुछ फ़ायदा है दोनों को, तो ये इनके आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, ये इनके आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, और इससे क्या हुआ है, इनकी बनी हुई है एक लीडरशिप। मैं मानता हूँ एक गुरुजी में, वो गुरुजी जो है वो मुझे बताते हैं कि यार तू बस ऐसे ही लगा रहा पूरी ज़िंदगी, कोई मार्क्स का रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तेरे को इकट्ठे होकर अपने हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस अंबानी एक दिन तू ऐसे ही बन जाएगा। इन द मीन वाइल अदानी एक दिन तो ऐसे ही बन जाएगा। इन द मीन वाइल कंट्री के एसेट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो एक चाहे कितने भी शेडी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हों, रीडिस्ट्रीब्यूट हों, तेरा प्रॉब्लम नहीं है, तू टेंशन ना ले। तो इस तरह का एक कोई फोर्स से नहीं, मतलब ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में कोई डिक्टेटर है, इन सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेटर है और कोई पब्लिक है और कोई बंदा बोलता है कि यार एक सेकंड में जानना चाहता हूँ मनमोहन सिंह जी, ये आपने कोल के ये कैसे एलोकेट किए, ये स्पेक्ट्रम आपने कैसे एलोकेट किया। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई आके आप मेरे को गोली मार देगा कि यार बताऊँ तुझे, सद्दाम हुसैन वाली सिचुएशन नहीं है, गद्दाफी वाली सिचुएशन नहीं है, बट कोई फोर्स है जो मुझे फिर भी बता रही है कि बेटा जो तेरी कंडीशन है यही कंडीशन में तेरे को रहना है, तू हैव नॉट ही है। ये जो कंसेंट से जो मैं लीडरशिप को मान के चल रहा हूँ, इसको वो बोल रहे हैं कि ये हेजेमनी है। बुर्जुआ क्लास ने कोलेशन ऑफ क्लासेस किया हुआ है, एक दूसरी क्लास को समझा रखा है कि यार हम सबका इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के इंटरेस्ट में है। तो इससे क्या होता है, जो बाकी क्लासेस हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक प्रीस्ली क्लास का एग्जाम्पल लिया है, आप मीडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मीडिया भी ऐसा ही है अकॉर्डिंग टू ग्रामसी। अब वो चाहे कैपिटलिस्ट ना हो,
हालांकि आज की डेट में मीडिया में खुद में इतना पैसा है कि वो खुद ही कैपिटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनका अगर आप ओनरशिप स्ट्रक्चर देखोगे तो कोई ना कोई कैपिटलिस्ट ही उसको कंट्रोल कर रहा है। कोई ना कोई पावर हाउस है जो हर एक मीडिया चैनल को कंट्रोल कर रहा है। पर अगर ऐसा ना भी होता, अज्यूमिंग फॉर आर्ग्यूमेंट सेक ऐसा नहीं है, तो अब कैपिटलिस्ट तो नहीं है, एक क्लास ये हो गई, एक मीडिया हो गई और एक ये वर्कर क्लास हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच में एक इतना ज़बरदस्त कॉमन इंटरेस्ट का कोलेशन बना हुआ है कि एक दिन यहाँ पर 20 लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, एक दिन यहाँ पर अगर 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये अपना मार्क्स के तरीके से हक डिमांड करते हैं कि साडा हक इत्थे रख, तो फिर मीडिया क्या देगा कि आगजनी हो गई, वायलेंस हो गया, ये तो सिस्टम फेल हो गया, ये भी ख़राब हो गया, वो भी ख़राब हो गया, ऐसे थोड़ी कंट्री चलती है, एंड सो ऑन एंड लाइकवाइज। आई होप कि अब आप शायद समझ भी पा रहे हैं कि क्यों सरकारें मार्क्सिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बैन कर देती थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मुसोलिनी के रिजीम को क्यों प्रॉब्लम हुई होगी इतनी ज़्यादा ग्रामसी से, कि तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई इन सब की बातों में भी मत आओ, ये सब के सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें बिक गई है गवर्नमेंट पूरी की पूरी, तो यही समझा रहे हैं वो। तो ऑब्वियसली जो स्टेटस कोइस्ट है, जो सरकार में बैठा है, उसको तो इससे प्रॉब्लम होगी कि यार ये क्या लोगों को भड़का रहा है। तो इसलिए मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बैन कर दी जाती थी। अभी तक भी मतलब बहुत सारी माओइस्ट मार्क्सिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बैंड ही होती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो ये जो बाकी क्लासेस हैं, बी इट आपकी प्रीस्ली क्लास हो गई, ये धर्म वाली हो गई, जो चाहे मीडिया हो गया, चाहे कोई भी हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सब कौन है? डेप्यूटीज ऑफ बुर्जुआ क्लास। डेप्यूटीज इनके लगाए हुए नुमाइंदे जो इनके आइडियाज़ को ही आगे लेके जाएंगे। तो अब होता है कि फिर सर हम क्या करें, वर्कर क्या करें? तो पहले तो इन्होंने एक बात बोल दी कि बेटा बात सुनो, वर्कर पहले अपनी जो तुम्हारी ऑब्सेशन है ना कि बस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, सब चेंज कर देंगे, इसको हटा दो। इसके मतलब हटा दो इन द सेंस कि इसके बियॉन्ड अपने को जाना है। क्या जाना है कि यार हेजेमनी है, एक आइडियोलॉजी डेवलप की हुई है, तुमने क्या करना है, तुम अपना खुद का काउंटर हेजेमनी क्रिएट करो, काउंटर कल्चर क्रिएट करो, अपने खुद के कोलिशंस करो। अगर मान लो कुछ मैनेजर्स की एसोसिएशन बनी हुई है, मान लो कोई जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि किसानों को अभी रिसेंटली इंडिया में फार्म बिल पसंद नहीं आए, या एटलीस्ट पंजाब और हरियाणा के किसानों को फार्म बिल पसंद नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, हो सकता है वर्कर्स के साथ किसानों के 50 इश्यूज अलग चल रहे हों, या फिर उन्होंने बोला यार एक काम करो, हमारे जो इश्यूज हैं हम बाद में हैंडल कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार के लिए हम कोalition बनाते हैं, इकट्ठे आते हैं। सो ग्रामसी सजेस्ट कि हमें इस तरह से, अगर कोई मार्क्सिस्ट विचारधारा से आइडेंटिफाई नहीं भी कर रहा, अगर कोई मार्क्सिस्ट विचारधारा से दैट स्कूल ऑफ थॉट से आइडेंटिफाई नहीं भी कर रहा, तो भी उनके साथ में आप कोalition तो बनाओ कि यार इतने पे तो हम एग्री करते हैं ना, आप कल को मत अडॉप्ट करना मार्क्सिज्म, कौन बोल रहा है आपको, ठीक। सो ग्रामसी सजेस्ट दैट वर्किंग क्लास शुड फॉर्म द कोalition एंड दे शुड प्रोवाइड देयर काउंटर लीडरशिप। इसमें क्या करेंगे आप, ये फिर बोलते हैं, कहते देखो वापस आ जाओ, डोमिनेंट क्लास आपको बंदूक के दम पे नहीं चला रही है, हार्ड पावर के दम पे नहीं चला रही है, वो चला रही है आपको by the power of this attraction, by the power of hegemony. Hegemony is also a form of power. It's like controlling the mind. Bourgeois class controls your mind. ठीक, so much so, जैसे एस्टन मार्टिन एक गाड़ी होती है, एस्टन मार्टिन गाड़ी जो वो जेम्स बॉन्ड चलाते हैं मूवीज़ में, उसकी एक बार मैं न्यूज़पेपर में ऐड देख रहा था, ठीक, कि वो ऐसे दिखाते हैं कि एस्टन मार्टिन गाड़ी है, यूज्ड गाड़ी बेच रहा है बंदा, एस्टन मार्टिन, एक काफ़ी रिवीलिंग क्लोथ्स में सेक्स वर्कर टाइप, प्रोस्टिट्यूट टाइप एक लेडी उस पर लेटी हुई है और लिखा हुआ है डज इट मैटर इफ इट्स यूज्ड। यू अंडरस्टैंड क्या किया जा रहा है कि यार एस्टन मार्टिन है, सेकेंड हैंड बेच रहा हूँ मैं, पर मैं कैसे बेच रहा हूँ, ये दिखा के कि यार इतनी सुंदर बंदी है, डज इट मैटर इफ इट्स यूज्ड।
ये ले जा बस तू गाड़ी। और इतना सब कॉन्शियसली धीरे 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 ऐसा किया जा रहा है कि हेरा फेरी मूवी बंदा देखता है तो सबसे पहला जो है मूवी बाद में आएगी, पहले दिखाते हैं कि अक्षय कुमार जो है वो 50 लड़कियों के साथ घूम रहा है। ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू रेज मैन। जो 4 साल का बच्चा उसको दिख रहा है, 5 साल का दिख रहा है, 6 साल का दिख रहा है, 7 साल का दिख रहा है और वो बड़ा हो रहा है। यू आर बाउंड टू रेज मैन हु वुड वांट टू हैव सो मैनी वुमेन अराउंड देम ऑल द टाइम, बिकॉज आपने उसको इस तरह से मेंटली कंट्रोल किया है। एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ, ये हर एक चीज़ के लिए तो ट्रू है। पावर ऑफ अट्रैक्शन हेजेमनी है। बुर्जुआ क्लास कैसे करता है? इतने ज़बरदस्त तरीके से आपकी कंसेंट मैन्युफैक्चर कर लेता है। इट्स लाइक दिस कि छोटा सा एग्जांपल, आप कुछ जगहों पर जाते हैं और वहां पर कोई चीज़ की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये और बर्सन आपको बेच रहा है 12 रुपये की, और आप इसको क्या बोलते हो? भैया ठीक ठीक लगाओ, और आप 11 रुपये की लेके आते हो। ऑन दी अदर हैंड आप जाते हो एक दूसरी जगह पर, वहाँ पे कोई चीज़ है 10 रुपये की कॉस्ट प्राइस, वो आपको बेच रहा है 120 रुपये की, और आप ये लेकर 50 रुपये टिप भी छोड़ के आते हो। क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? इसमें कोई आपको कुछ इस तरह से अट्रैक्ट किया है। इस अगर लेट्स से इफ दीज आर 2 रेस्टोरेंट्स, ठीक, आप यहाँ पे गए, आपने समोसा लिया, इतनी देर में वो समोसा बना रहा है, इतनी देर में आपने 4 चीज़ें उठा के खा ली, 4 पकौड़े उठा के खा लिए, फिर आप उसमें से भी 1 रुपये कम दे के आ गए। ऑन द रन यू गो टू अ रियली फैंसी प्लेस, ठीक, और वहाँ पे ऐसा ही होता है, आप टिप भी दे के आ रहे हो। क्या किया इसने ऐसा? आप गए, इसने इस तरह का माहौल बना रखा है। जो वेटर है वो आपसे इतनी इंग्लिश में बात करता है कि आपको लगता है अगर मैं यहाँ पे रेगुलर आता रहूँ तो शायद मेरा आइल्स का पेपर क्लियर हो जाए और मैं पंजाब से हूँ तो ये एग्जांपल दूंगा ही, ठीक, कि मैं कनाडा पहुँच जाऊँ। पॉइंट इज दिस कि उसने आपको इस तरह से अट्रैक्ट किया है, इस तरह से आपका माइंड कंट्रोल किया है बुर्जुआ क्लास ने, इस तरह से उसने कंसेंट बनाई है कि आप अपनी मर्जी से गुलाम हो, आप इतने अट्रैक्टेड हो। एंड दिस इज वन थिंग जो मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहता हूँ। आपने सुना होगा बहुत बार इंडिया में कुछ लोग उठते हैं और बोलते हैं, अरे क्या ये जो गोरे लोग हैं ये कोई मकर संक्रांत मनाते हैं क्या, या ये वाला त्यौहार मनाते हैं क्या, तो हम नहीं मनाने देंगे क्रिसमस या वैलेंटाइंस डे या ये वो। गोरे होली तो मनाने बहुत शौक से मनाते हैं, योग भी करते हैं, बिकॉज आपने उसको अट्रैक्टिव करके दिखाया है। If you make something attractive, if you project something in such a way that it controls, it captures, you know, people's imagination, their desire, then of course they will submit to it. And bourgeois class has been pretty successful in doing that. आपके आइडिया जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान, ठीक, अगर किसी पर्सन ने पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ उसको कुछ नहीं पता है, ना इकोनॉमी का पता है, ना पॉलिटिक्स का पता है, ना किसी और सिचुएशन का पता है, ठीक, तो अगर उसने सिर्फ कोक स्टूडियो देखा है तो उसके दिमाग में एक बहुत कैसे इमेज आएगी कि सब अच्छा है, पॉलिटिकली भी सब अच्छा है, इकोनॉमिकली भी सब अच्छा है, सोशली भी बहुत अच्छा है। तो कोक स्टूडियो कितना अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और अ पर्टिकुलर स्टेट ओवर डिफरेंट कल्चर्स। बहुत 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 ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लगता है मुझे उनका वो इस सेंस में। तो सिमिलरली आपके साथ में ये बोलते हैं कि बुर्जुआ क्लास भी ऐसे ही करती है। चीज़ों को इस हिसाब से, आइडियाज़ को इस हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट बन जाता है। एंड व्हेन एनी आइडिया और एनी वैल्यू सिस्टम जो वो देते हैं वो इस हिसाब से देते हैं कि इट स्टार्ट्स अपीलिंग एज अ कॉमन सेंस, इट बिकम्स हेजेमनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे पिछले 30-40 साल में, स्पेशली पिछले 20-25 साल में, आई एम नॉट सेइंग, ओके आई विल पुट इट डिफरेंटली, थर्ड वर्ल्ड नेशंस जो हैं वहाँ पर आप देखोगे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा फ्लरिश की है, एंड लड़कियों को कैसा दिखना है उसकी एक इमेज दी गई है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। सो मच सो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस जो है बॉलीवुड की, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, वो ऐसी सी एड्स कर रही हैं कि दिस इज़ हाउ योर अंडर आर्म इज सपोज टू लुक। जस्ट लुक एट दी अमाउंट ऑफ कंट्रोल दे वांट टू हैव ऑन यू, कि एक पर्सन
वो इसी चीज़ के इसी चीज़ में वो मरा जा रहा है कि यार माई अंडर आर्म्स आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ. जस्ट थिंक अबाउट इट. दिस इज द अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वांट्स टू हैव ऑन यू. व्हाट इज दिस? अब वो आपके सिर पे बंदूक थोड़ी रखा उन्होंने लड़कियों के कि यार ये लो आप ये क्रीम्स लो. शाहरुख खान से ऐड करवाते हैं, लड़के गोरे होने की क्रीम में लगा रहे हैं. इसके बाद मेरा ये वाला रंग इतने से इतना शेड गोरा हो गया. एड्स आ रही हैं कि लड़कियों वाले मुंह धोने वाले साबुन से नहा रही है, लड़कों वाले मुंह धोने वाले साबुन से लगा. ये क्या हो रहा है? आपको वो कल्चर या वो धरती या वो जगह जहाँ पे आप बोलते हो कि शेरों के मुंह किसने धोए हैं, वो दिन में 5 बार मुंह धो रहे हैं, स्पेशल वाले, रिंकल फ्री, पिंपल फ्री, दिस फ्री, दैट फ्री. सो व्हाट, हाउ इज दिस हैपनिंग? कल्चरल हेजेमनी बना रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से. अब नाउ कम बैक टू द मेन पॉइंट. कोई कैपिटलिस्ट ने तो नहीं आपको बोला ये ले खरीद, नहीं तो तेरे को गोली मारूंगा. सरकार ने तो नहीं बोला कि ये लो, ऐसा दिखो, ऐसा बोलो, ऐसा रहो, ये सही है, ये गलत है. ये किसने नहीं बोला? किसने बोला फिर आपको ये सब कुछ? स्कूल, मीडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज, सोशल मीडिया, डेलिब्रेशंस, यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन. मोटा मोटा वर्ड इनके लिए क्या यूज होता है? सिविल सोसाइटी. चंडीगढ़ में एक कॉन्वेंट स्कूल है जहां पर लड़कियों के सिर पे किताब रखी जाती है और फिर वो वॉक करती हैं एंड किताब सिर से नहीं गिरनी चाहिए. गर्ल्स आर ट्रेन टू वॉक इन अ वे दैट दे वॉक लेडी लाइक. मतलब एक इतना छोटा सा कृत्य कि पैर को आगे कैसे रखना है, इसको भी हमने कंट्रोल कर लेना है. खुला नहीं रहने देना. एक छोटा बच्चा यूं यूं करके चल रहा होता है ना, छलांग मारते हुए, उसको धीरे 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 कैसे स्ट्रक्चर में डालना है, पूरा का पूरा सब कुछ कंट्रोल्ड है. उसके बाद फिर आपको बोलते हैं खुश हो जाओ, आज़ाद हो. तो ये सब कहाँ हुआ? सिविल सोसाइटी के प्लेन पे हुआ. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में रिलीजन हम करवाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड होता है, जब एक साधु संत आते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक, कि वैसे वाला एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं जो उस तरह का, वो एंड सो ऑन, टेम्पल्स में, क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, सब जगह पे सिविल सोसाइटी में सब कुछ हो रहा है. तो हेजेमनी कहाँ पे क्रिएट की जा रही है? सिविल सोसाइटी में. दिस इज द लोकेशन वेयर हेजेमनी इज मैन्युफैक्चर्ड. नॉर्मली जिस सोसाइटी में, ये क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे सुनो, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इनका आइडिया बहुत काउंटर इंट्यूटिव है. ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं यार देखो, अगर एक स्टेट है, 2 हम कंट्रीज उठा लेते हैं. कंट्री नंबर 1 यहाँ पर क्या है? ये तो हो गए आम लोग, ठीक, आम लोग हो गए, पीपल, और ये हो गई स्टेट. ये मेरा सद्दाम हुसैन, ये मेरे लोग. बात होगी खत्म. अब इसमें क्या है? लोगों को साफ दिख रहा है कि कौन रूल कर रहा है हमें. ये रूल कर रहा है भाई, ये है हमारे ऊपर कर्नल गद्दाफी. अब अच्छा है तो कर्नल गद्दाफी है, बुरा है तो कर्नल गद्दाफी है. ये बहुत ध्यान से सुनना, बारीकी का कॉन्सेप्ट है. इस चीज़ को ग्रामसी सर क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये है ट्रांसपेरेंट स्टेट. अब एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि काफ़ी आपको काउंटर इंट्यूटिव साउंड कर सकता है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट हम यूजुअली यूज़ करते हैं किस, मतलब लिबरल सेंस, जो लिबरलिज्म की इंटरप्रिटेशन है उस सेंस में हम यूज़ करते हैं कि ट्रांसपेरेंट इज़ द वन, जहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार जो है वो अकाउंटेबल है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है, रिस्पॉन्सिव है, सिटीजन सेंट्रिक एंड सो ऑन. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है कि यार ये अच्छी पॉलिसी है तो कर्नल गद्दाफी ला रहा है, बुरी पॉलिसी है तो कर्नल गद्दाफी ला रहा है. रेवोल्यूशन लेके आना है, किसके खिलाफ लेके आए? कर्नल गद्दाफी के. जहां पर लोग जो हैं वो, उनको बहुत स्पष्ट दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है, वो हो गई ट्रांसपेरेंट स्टेट. एक होगी लेट्स से दूसरी स्टेट जहां पर क्या है, यहां पर है लोग और यहां पर है ये एक हेजी सी सिचुएशन क्रिएट करने वाली, ये एक दूसरी एरिया, और तीसरा हो गया फिर स्टेट. और ये क्या है? ये है सिविल सोसाइटी, बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, जहाँ पर क्या हो रहा है?
रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, एनजीओज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बोलने को ये भी है कि जी ये जो सिविल सोसाइटी है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये यार ऑटोनमस हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये एकदम से फ्रीडम है इनके पास में, मीडिया है एंड सो ऑन, अखबार हैं, सब कुछ है। ये वाली जो स्टेट है इसमें लोगों को सरकार बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ओपेक, ओपेक स्टेट। अब ये बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ से? ये बोलते हैं कि यार यहाँ पर जो है रेवोल्यूशन लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको साफ पता ही नहीं लग रहा कि यार क्या सही है क्या गलत है, ये सरकार ने किया है कि यूनिवर्सिटी ने किया है, ये किसी धर्मगुरु ने किया है कि किसी सरकार ने किया है, किसी एनजीओ ने किया है, ये मीडिया गलत फैला रहा है कि मीडिया ठीक फैला रहा है, एंड सो ऑन। सो स्टेट वेयर सिविल सोसाइटीज़ जो हैं ये एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या होता है, ये सिविल सोसाइटी को क्या मानते हैं? बोलते हैं भाई सरकार का इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक। मीडिया जो है ये सरकार का इंस्ट्रूमेंट है, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है ये सरकार का इंस्ट्रूमेंट है। ऑल दीज थिंग्स, ये जो सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेवोल्यूशन को लाने में तकलीफ ला रहे हैं। सिविल सोसाइटी किस चीज़ का काम कर रही है? शॉक एब्जॉर्बर का, कुशन का काम कर रही है। अब आप देखेंगे कि हमने हीगल का भी शायद आइडिया ऑफ सिविल सोसाइटी किया था हमने, वो भी बहुत डिफरेंट था। लिबरलिज्म का सिविल सोसाइटी, जो आपको थ्रू आउट योर यूपीएससी जर्नी सिविल सोसाइटी को बहुत ग्लोरीफाई करना है। अदरवाइज भी इट्स अ वंडरफुल थिंग टू हैव, ठीक, इन अ सोसाइटी आपको ग्लोरीफाई करना है। पर ग्रामसी के केस में अगर आप देखोगे तो ये बहुत अलग बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ स्टेट, ठीक। एक इंटेग्रल स्टेट इसी को बोल रहे हैं कि सिविल सोसाइटी होती है, ये सिविल स्टेट सोसाइटी होगी, और ये हो गई हमारे पास में पॉलिटिकल स्टेट। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, पॉलिटिकल स्टेट को और सिविल सोसाइटी को, तो क्या करना है? तो बनती है हमारी स्टेट। तो मार्क्स साहब अभी तक क्या बोल रहे थे? लोगों को स्टेट से लड़ना है। ये क्या बोलते हैं? वी हैव टू, वर्किंग क्लास विल ऑल्सो हैव टू फाइट अगेंस्ट द सिविल सोसाइटी। You are not supposed to only capture the society, you are not supposed to only capture the state, you're also supposed to capture the civil society. Why? Because state, in order to perpetuate, in order to maintain the status quo, state uses the power of civil society. State in fact comes into picture. सरकार, अब इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। लेट्स टेक, कोई आइडिया है, लोग उसको लेकर इकट्ठे हो रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार डंडे थोड़ी मारने लग जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे समझाने के लिए ऑटोमेटिकली कि अरे ये तो आइडिया अच्छा नहीं है, ये तो ऐसे होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा कि अगर आप आज ही आप बोलो कि यार वर्कर्स की सरकार होनी चाहिए, तो अखबार भी आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामसी, ऑल ऑफ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ग्रामसी, अखबार भी ऐसे लिखने लग जाएंगे कि यार अरे कम्युनिज्म देखो फेल हो गया चाइना में, कम्युनिज्म देखो फेल हो गया रशिया में। तो इस बार की फ्रंट लाइन जो अगर मैगजीन आप निकालेंगे तो उसमें तारिक अली का कवर पेज है, वो क्या बोलता है? कम्युनिज्म हैज़ फेल्ड वन टाइम, कॉमा, कैपिटलिज्म मैनी टाइम्स। लेकिन वो उसको हम फ्रंट लाइन को बोलते भी हैं कि बहुत लेफ्ट ओरिएंटेड है, बहुत लेफ्ट लीनिंग है। नॉनदलेस होता क्या है कि ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं कि आपको ना अखबार भी ऐसे ही बताएंगे कि अरे इस तरफ नहीं जाना है, उस चीन हमारा यार है, लेकिन वहाँ जो है निज़ाम उस तरफ मत जाइए, उसको दूर से सलाम। पाकिस्तान में भी मैंने उससे ये कहा, मैं वो यही बता रहे हैं कि आपके जितने भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि स्टेट जो है वो तो काम ही तब आती है, स्टेट सामने तब आती है जब उनको लगता है कि सिविल सोसाइटी फेल हो रही है। यार ये जो हमारा जो मीडिया है, जो एनजीओज हैं, जो परसेप्शन बिल्डिंग वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, ये काम नहीं कर रहे। अब सरकार क्लियरली आके बताएगी कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो डंडे पड़ेंगे। एग्जाम्पल इसका अभी ले लो, अमेरिका बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आ जाता है। जब सब प्राइम क्राइसिस आ जाता है, ये गोल्डमैन सैक्स और लीमन ब्रदर्स एंड सो ऑन, इनके जो बड़े बड़े लेवल्स पे बैठे हैं लोग, 5-5 मिलियन डॉलर, 10-10 मिलियन डॉलर्स के बोनसेस लेके दे एग्जिट। पैसा किसका है वो जो डूबा अमेरिका में? आम आदमी का, आम टैक्स पेयर का, आम इन्वेस्टर का। सारा पैसा डूब गया।
जो बड़े बड़े लोग थे, सरकार ने क्या किया, अमेरिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन सबको बड़े बड़े बोनस देके वो निकल गए। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी उसको क्या किया सरकार ने उनको रिकैपिटलाइज किया, और सरकार ने आम लोगों का ही और पैसा उनको दे दिया कि लो यार दोबारा खड़े हो जाओ। और ट्राई किया कि मीडिया, अखबार, टीवी, जो बड़े बड़े जिनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स, ठीक, इंटेलिजेंसिया, वो सब लोगों को कन्विंस करे कि नहीं नहीं यार ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई है, इसमें कोई आदमी बुरा नहीं है। ऐसा लोगों को समझा दिया। जिस बंदे ने बिना कोई कागज़ देखे लोन पे लोन दिए, जिस बैंक में ऐसा हो रहा था, वो बुरा थोड़ी था। तो क्या हो गया अगर उसके पास 700-800 करोड़ रुपए केमन आइलैंड में पड़ा है, वो बुरा नहीं है इंसान, उसने कुछ गलत नहीं किया। जब अगर वो समझा लेते लोगों को और समझ जाते थे लोग तो ठीक थी, सरकार ने कुछ करना ही नहीं था। लोग समझे नहीं। अमेरिका में लोग बोलते हम तो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट करेंगे। जब उन्होंने ये बोला तो फिर सरकार ने क्या किया, डंडे मारो इनके। सिंपल। सरकार पिक्चर में ही तब आएगी आपको डंडे मारने। ये बोलते हैं कि कोर्जन जो है वो तो तब आती है जब कंसेंट काम नहीं करता। तो अगर वर्कर्स को, मार्क्सिज्म को, अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेके जाना है तो आपको क्या करना है, वर्कर्स हैव टू बिल्ड काउंटर हेजेमनी। वर्कर्स विल हैव टू फाइट एट 2 लेवल्स। सिर्फ एक लेवल पे लड़ने की बात नहीं बनेगी। नाउ वर्कर्स को बोल दिया आपको 2 लेवल्स पे लड़ना है। ये कौन से 2 लेवल्स हैं? सुनो भाई, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ी है तो वो किताब भी शुरू होती है बड़ा ग्राम्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। क्या? सबसे पहले दादा भाई नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी, जिनको हम अर्ली मॉडरेट्स बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना पोजीशनिंग सी करनी स्टार्ट की कि यार हम ना यहाँ पे अपने बंदे बिठाते हैं, कांग्रेस पार्टी बनाते हैं, थोड़ा ब्रिटिश के साथ में बैठ के बातचीत करनी शुरू करते हैं, उनको थोड़ा सा समझ आए हम आइडियाज़, ठीक, कि अन ब्रिटिश रूल जैसे आइडियाज़ को, कि ब्रिटेन इज़ रूलिंग इंडिया इन अ वेरी अन ब्रिटिश वे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इस तरह की चीज़ें बता कर क्या करते हैं कि एक कंसेंट, लोगों में एक अवेयरनेस बिल्ड करते हैं और पोजीशन लेते हैं सब लोग। जैसे आर्मी में होता है कि अपनी अपनी पोजीशन ले लो सब लोग। पहले ये हुआ, फिर मॉडरेट्स के जाने के बाद में जो रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट आए उन्होंने क्या किया, बोले अब तो सीधा गोली मारेंगे गोरों को। यही हुआ। तो पहले आपने ली पोजीशनिंग, फिर आपने क्या किया, फ्रंटल वॉर, मनूवरिंग, मारो गोली। तो इसी तरह से ग्रामसी साहब क्या बोलते हैं कि रेवोल्यूशन जो लाना है आपको, मार्क्स सर बोल रहे हैं कि सीधा गोली उठाओ और मार दो। ऐसे नहीं करना, गोली सीधा वो चलाता है जो दिमाग नहीं चलाता। ग्रामसी सर क्या बोलते हैं, कहते पहले आपको लड़ना है एट द लेवल ऑफ सिविल सोसाइटी। फिर गोली कौन चलाता है, जिसके पास गोली होती है, ठीक। फिर आपको लड़ना है एट द लेवल ऑफ स्टेट। क्लियर? आप अगेन ये सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार पीसफुल रहना होता है, गांधी जी के तरीके से रहना होता है और लड़ना नहीं होता। ये सब आपको वो वाली सरकार बता रही है जिनका बिलियंस ऑफ डॉलर का हथियारों का बजट है। अमेरिका भी बताता है ना आपको कि यार नहीं, हम तो आपको आइडिया के बेसिस पे रूल कर रहे हैं। हमारी तो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरी दुनिया को रूल कर रही हैं, और हर दूसरे दिन अमेरिका की जो फ़ौजें हैं वो किसी ना किसी कंट्री पे चढ़ाई की होती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, लेवल ऑफ सिविल सोसाइटी पे आपको लड़ाई करनी है। इसको वो क्या बोलते हैं, वॉर ऑफ पोजीशन। दूसरा फिर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यार यहाँ पर आप पोजीशनिंग होगी, आपकी एक तरह की प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसके बाद जब आपकी पोजीशनिंग हो गई, आपके पास अपने इंटेलेक्चुअल्स हैं ग्राउंड पर, अपने आइडियाज़ हैं, कल्चरली लोग समझते हैं कि यार ये क्या प्रॉब्लम है और मार्क्सिज्म आना क्यों ज़रूरी है। रिलीजियसली लोग समझते हैं कि यार ये सब चीज़ें बस हमें ऐसे ही बनाने के लिए रखी हुई हैं, अदरवाइज़ क्या है कि गरीब बंदा गरीब मर जाता है, अमीर बंदा अमीर मर जाता है, फिर बोलते हैं तेरे कर्म उसके कर्म, अदर वर्ल्डली हमें बातें सुनाते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपको बोलती हैं कि बेटा आप जॉब कर ली, अब बहुत सारे पैसे लेके आ, बढ़िया सी MBA कर, ताकि एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट के पास में एक ग्लास वाली बिल्डिंग में तू ऐसे टाई कोट पहन के बैठेगा और अपनी पिक्चर लगाएगा, आई हैव अराइव्ड, और बस फिर इस सर्कल में आ जाइयो कि जब 2 महीने
कल तेरे को नोटिस मिलेगा तो तेरे को टेंशन हो जाएगी, अब मैंने घर कैसे चलाना है, फिर बीपी गोलियाँ खाने लग जाए, फिर मर जाइयो। ठीक, ये वाली जो चीज़ें हैं, इस सब के लिए वो बोलते हैं कि पहले तो आपको ये कॉमन सेंस क्रिएट करनी है लोगों में कि भाई ये कैपिटलिज्म है नहीं सस्टेनेबल, और आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं बना। और दूसरा फिर ये क्या बोलते हैं, जब वॉर ऑफ पोजिशनिंग हो गई, फिर आपको क्या करना है, फिर वॉर ऑफ मैनूवर। मैनूवर का मतलब क्या हो गया, आप समझते ही हैं, जैसे हम गाड़ी को मैनूवर करते हैं कि अब लो जरा, MAN, अभी इस पर मजा ना, MANOEUVRE, जो भी स्पेलिंग होती होगी। सो वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मूवमेंट या मैनूवर। तो ग्रामसी का अगर आप देखेंगे एक बार दोबारा, तो ही इज बेस तक के लिमिटेड नहीं है। क्या बोलते हैं, कहते हैं सिविल सोसाइटी को पहले आप चेंज कीजिए, आपकी यूनिवर्सिटीज़ JNUs बन जाए। ऐसा मतलब अगेन जैसा मतलब एक नॉर्मल परसेप्शन होती है JNU की कि खाना 25 रुपये से 26 रुपये का हो गया तो धरना, एंड देन दिस एंड दैट। ठीक, अगेन मतलब ऐसा मैंने सुना है, एंड हो सकता है ऐसा बिल्कुल भी ना हो, आई कुड बी completely अवे फ्रॉम द रियलिटी, बट नॉनदलेस आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत मार्क्सिस्ट हों, आपके इंटेलेक्चुअल्स जो हों वो मार्क्सिस्ट हों, वो इस चीज़ को माने, वर्कर्स के लिए सोचें, वो आपके जो NGOs हैं, हेल्प ग्रुप्स हैं, ये सब हैं, ये इस तरह का कंसेंट क्रिएट करें। आपकी मूवीज़ ये दिखाएं कि अमरीश पुरी जो है वो है कैपिटलिस्ट, जो अपने बड़े से घर में शराब पी रहा है और वो 2 अच्छे काम भी करता है, लेकिन उसके पीछे वो है बुरा आदमी, और हीरो जो है वो गरीब आदमी है। ठीक है, जो हीरो है सनी देओल, वो गरीब है और वो लेकिन कल को हीरो बनेगा। ठीक, अच्छा वो है, न्याय की बात, जस्टिस की बात वो कर रहा है, एंड इस तरह की आपको क्रिएट करनी है, एक काउंटर हेजेमनी क्रिएट करनी है। तो इस तरह से ग्रामसी बात करते हैं कि यार इसको आप पूरा इग्नोर मत करें, मार्क्स की तरह जो बोल के गए हैं कि बस इस पे फोकस करो, ये सब तो अपने आप चेंज हो जाएगा यार, ऐसा नहीं है। और ऑफ कोर्स फिर स्टेट को तो आपने हटाना ही है, स्टेट को तो चेंज करना ही है। काफ़ी ज़बरदस्त थिंकर, आई होप आप उसको समझ पा रहे होंगे, उनके आइडियाज़ को। अब बात आती है इनका जो लास्ट हमने एक आइडिया करना है, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में क्या बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है, से मान लो मुझे लगता है कि यार इंडिया की अफ़गानिस्तान के से रिलेटेड मेरे को पढ़ना है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इंडिया सही करे। तो मेरे को लगेगा कि अरे मेरे को यार क्या पता है, मैं ना द हिंदू उठाता हूँ, सुहासिनी हैदर का आर्टिकल पढ़ता हूँ, वो बताएगी असली कि यार इंडिया को क्या करना चाहिए वेस्ट एशिया में। अगर सुहासिनी हैदर बताएगी कि यार इंडिया को तो वेस्ट एशिया में एकदम से अब एक्टिव हो जाना चाहिए, तो मुझे लगेगा हाँ ये मैम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सच्चे भी हैं, और अखबार में भी लिख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। फिर मुझे लगेगा नहीं यार मैं एक सेकंड ओपिनियन ले लूँ। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर उठाऊँगा, मैं बोलूँगा हाँ सी राजा मोहन जी बता रहे हैं मुझे, और ये देखो वो उनसे भी ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं और बहुत समझदार हैं और इतने सालों से बता रहे हैं। एंड इसी तरह से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप स्टूडेंट्स लोग भी मुझे कैसे वो भेजते हो, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है, कि सर ये प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल आया है, प्लीज़ ये समझा दो। सर हैप्पी मोहन जैकब का आर्टिकल आया है, समझा दो। सर ये इनका आर्टिकल आया है, समझा दो। ये लोग राजीव भार्गव का, सर ये पुराना आर्टिकल आप मुझे समझा दो। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको उन लोगों के लिए कुछ रेफरेंस है, आपको लगता है इंटेलेक्चुअल हैं, ये लोग जो हैं हमें सच बताते हैं। ग्रामसी बोलते हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल हैं, इस बात से वो नहीं करते, डिसएग्री नहीं करते, पर ये बोलते हैं न्यूट्रल थोड़ी है, ये झूठ ना बोलते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सी राजा मोहन एंड सुहासिनी हैदर एंड सो ऑन, इंटेलेक्चुअल इन जनरल। वो बोलते हैं कि यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये झूठ बोलते ना बोलते हो, पर हाइड तो करते हैं। ठीक, सो देयर थियोरीज हाइड इन जनरल इंटेलेक्चुअल। सैमुअल पी हंटिंगटन अगर कोई किताब लिख देते हैं, या फ्रांसिस फुकुयामा कोई बात कर देते हैं, ठीक है, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये बोलते हैं कि देयर थियोरीज दे हाइड मोर ट्रुथ, जितना ये रिवील नहीं करते उससे ज़्यादा छुपाते हैं ये। वाई? बिकॉज दे हैव टू मैन्युफैक्चर द ट्रूथ। एक व्यू पॉइंट बनाना होता है जो उनका होता है, पूरी दुनिया का बनाना होता है। ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अलग अलग तरीके से करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि
इंटेलेक्चुअल तो हर बंदा है, दिमाग तो हर बंदे में है, लेकिन इंटेलेक्चुअल वाले फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? कहते हैं ये कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? वो बोलते हैं कि यार दिमाग तो हर किसी में है, दिमाग हर किसी में, लेकिन ओपिनियंस कोई कोई फॉर्म कर पा रहा है। ये ओपिनियन जो फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो उस अपने विचार के लिए कंसेंट जनरेट कर रहा है, वो हेजेमनी क्रिएट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए फार्म लॉ, उसका अगेन आई वुड वांट टू कम बैक टू दैट। फार्म लॉ के ऊपर I have talked to hundreds of people. Again, one of the possible reasons could be because I teach, and over and above, like I'm based in Punjab, Chandigarh. So of course, like the issue was very hot here. I am yet to meet someone who has read the 3 farm laws. Like I'm talking about the bare text. I am yet to meet someone. I have met people who have been to Singhu border. I have met people who have been at like मतलब पहले दिन से लगे हुए हैं, 15-15 दिन वहाँ पर रह के आए हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो बोलते हैं कि यार सर ये क्या है, इनको तो वापस नहीं लेने चाहिए थे, इतना सही चीज़ है, रिफॉर्म तो ऐसे ही आते होते हैं और विल दिखानी चाहिए थी। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो बोलते हैं कि ये देखा ये होता है, ये बहुत घटिया लॉ थे। आई एम येट टू मीट समवन जिसने बोला कि सर मैंने, मतलब जो नॉन टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, कि सर मैंने तीनों फार्म लॉज पढ़े हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कुछ और लाइफ में पढ़ा नहीं है। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस थिंग कि इंटेलेक्ट तो हर किसी के पास है, पर तो फिर हमें कैसे पता, कमिंग बैक टू दैट थिंग, हमें कैसे पता कि फार्म लॉ जिसको लग रहा है कि अच्छे हैं उसको अच्छे क्यों लग रहे हैं, जिसको लग रहा है कि बुरे हैं उसको बुरे क्यों लग रहे हैं? जिसको प्रॉब्ली अच्छे लग रहे हैं उसने राज्यसभा टीवी पे कोई डिबेट देख ली होगी, उसने कोई न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ लिया होगा कि यार इसमें ये फ़ायदे हैं, उसने 4 कमिटीज़ के बारे में पढ़ लिया होगा जो सरकार ने बिठाई होंगी, उसने 5 और समझदार लोगों की बातें सुन ली होंगी। जिसको लग रहा है फार्म लॉ बुरे हैं उसको बुरे क्यों लग रहे हैं? उसने भी 4 समझदार लोगों की बातें सुन ली होंगी, उसने योगेंद्र यादव की कोई स्पीच सुन ली होगी, उसने 4 न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे, एंड सो ऑन। द पॉइंट इज दिस कि जो हम मानते हैं वो हम जानते नहीं हैं, और हमें मनवा कौन रहा है बहुत हमारी कंसेंट से कि यार तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, इस तरह से हमें कौन मनवा रहा है? इंटेलेक्चुअल्स। ये वो लोग हैं जो हमें बोलते हैं, वो हमें अपने आइडियाज़ देते हैं कॉमन सेंस की शेप देकर, और हमें लगता है कि वो कॉमन सेंस है। सो मच सो कि जैसे अब आप देखो तो हमें यही जैसे लगता है कि हाँ यार पैदा होना होता है, उसके बाद में इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होती है, फिर अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो फिर कुछ और करना होता है, फिर जॉब करनी होती है, फिर मर जाना होता है। इसके बीच में थोड़ा सा कुछ दिन थोड़ी ऐश भी कर लेनी होती है। दैट्स इट। ये हमें कॉमन सेंस लगती है कि हाँ ऐसे तो जीना होता है, 90% लोग ऐसे जी रहे हैं, ठीक। द पॉइंट इज दिस कि ग्रामसी जो है वो ये बोलते हैं कि यार जो कॉमन सेंस हमें लग रही है वो हमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स देते हैं, और वो जो कॉमन सेंस देते हैं वो कॉमन सेंस नेसेसरली हो, ये ट्रू नहीं है। डोमिनेंट क्लास की जो वैल्यूज़ हैं, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में पॉलिटिकल पावर है, उस क्लास की जो वैल्यू है वही हमें कॉमन सेंस बना के दी जाती है और हम मानते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स के रोल पे क्या बात करते हैं? बोलते हैं इंटेलेक्चुअल भी भाई 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ये बोलते हैं कि ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कौन हैं? ये वो हैं जो स्ट्रक्चरली ये रहते आ रहे हैं, रहते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके मठों में बैठे हुए बड़े बड़े संत महापुरुष, आपके मदरसों में बैठे हुए बड़े बड़े मौलवी, ये कौन है? आपके चर्च में बैठे हुए बड़े बड़े जो भी वो फादर्स जिनको बोल देते हैं या फिर पादरी बोल देते हैं, वो सब लोग, ये कौन है? ये बोलते हैं कि ये वो लोग हैं कि जब तो फ्यूडलिज्म का निज़ाम है, ज़मींदारी का सिस्टम है, उस समय क्या होगा? उस समय पहले क्या करेंगे? अगर तो से मान लो एम्पायर है तो ये एम्पायर की सपोर्ट में है। अगर फ्यूडलिज्म बड़ा होने लग गया तो क्या करेंगे? ये पहले तो ये फ्यूडलिज्म को रेजिस्ट करेंगे, बाद में उसको अडॉप्ट करने लग जाएंगे, उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे, साथ में लग जाएंगे, अरे आओ आओ आओ, ये भी बहुत शानदार चीज़ है भाई। जब फ्यूडलिज्म की ज़मींदारी सिस्टम है, उसके बाद जब कैपिटलिज्म आने लग जाएगा तो क्या होगा? ये पहले रेजिस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? फिर ये नई
जो क्लास है उसको रेजिस्ट करना बंद कर देंगे, इनसे भी कोऑप्ट कर लेंगे। ये जो हैं, जो आपके धर्म गुरु हैं, ये आपको न्यूट्रलिटी का इम्प्रेशन भी देते हैं। कैसे? वो देखो जी, वो अनाथालय चला रहे हैं, इनकी संस्था जो है वो इतने सारे गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रही है, इसलिए बाबा जी ने सोने का मुकुट पहना है, क्योंकि वो गरीबों का भी ख्याल रखते हैं। क्लियर? सो द पॉइंट इज दिस कि जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं ये क्या करते हैं, ये देते तो हैं आपको इंप्रेशन के न्यूट्रल है, पर होता क्या है, ये ऑर्गेनिकली किसी डोमिनेंट क्लास से लिंक नहीं है। पर जो भी क्लास डोमिनेंट होती है, अगर कल को वर्कर्स डोमिनेंट हो गए तो क्या होगा? जो वर्कर्स यूनियन के बड़े बड़े प्रधान होंगे, बाबा जी ने तो साथ ही बिठाना है, बाबा जी ने तो बस आशीर्वाद ही देना है, उनको देने लग जाएंगे। लोगों को बाबा जी पे यकीन है, तो लोगों को बाबा जी पे यकीन है, बाबा जी की उस पर कृपा है, तो वो कोई स्पेशल आदमी होगा। और जो अब बाबा जी आपको बोलेंगे कि यार ये जो पर्सन है, पर्सन ए, और ये बैठे हैं बाबा जी, और ये बैठे हैं लोग। बाबा जी ने बोला कि रात मुझे सपना आया था और मुझे एक कॉस्मिक पावर ने बोला कि जब तक इसके हाथ में आपकी स्टेट की बागडोर है तब तक यू आर फाइन, जब तक ये इसके हाथ में है तब तक हमारी कंट्री सेफ है। लोगों को लग रहा है यार बाबा जी ने एक दिन मुझे बोला था कि यार तेरी शाम को जॉब लग जाएगी, लग गई थी, तो ये बोल रहे हैं भी सच्ची होगा, चलो जी ठीक है। तो पर्सन को लगता है कि यार बाबा जी बोल रहे हैं तो ठीक ही होंगे, कि यार इसी के हाथ में देश की बागडोर ठीक है। कल को कोई पर्सन भी आ जाता है, लेकिन बाबा जी तो इसके खास हैं, तो बाबा जी पहले इसको रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर नया निज़ाम आ गया या नया पर्सन आ गया तो फिर बाबा जी बोलेंगे इसके हाथ में भी देश की बागडोर बेटर है, अब मैंने रियलाइज़ किया है इसके हाथ में बेटर है, बाबा जी ने रियलाइज़ किया, तो बस बात खत्म हो गई। इनफैक्ट एज फनी, जुवेनाइल एंड अनडेमोक्रेटिक इट मे साउंड, पूरे के पूरे जो कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पूरी की पूरी वहाँ वोट डाल देती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में भी हम बोलते हैं कि जहाँ से आदेश हो जाता है कि बाबा जी ने आदेश दिया है, तो पूरी की पूरी संगत या जो शिष्य हैं वो अब उन्हीं को ही वोट डालेंगे। अब ये हैं बाबा जी, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, इन्होंने सबको आदेश दे दिया कि यार ये अच्छा सरकार है। ये सरकार अच्छी कैसे? क्योंकि देखो अभी हमने इनके साथ एक फंक्शन भी किया है, इसलिए आप इस पॉलिटिशियन को वोट डालो। क्लियर? लेकिन बाबा जी को अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इनको आश्रम के लिए बहुत सारी जगह दी है, और बाबा जी के खिलाफ बहुत सारे केसेस भी थे, फ्रॉम एनजीटी टू ग्रीन ट्रिब्यूनल टू नॉर्मल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट एंड टैक्स कोर्ट एंड दिस कोर्ट। ये सरकार ने बोला बाबा जी कोई बात नहीं, विल टेक केयर ऑफ इट नाउ, इसलिए बंदा बढ़िया है। लेकिन अगेन ये बंदा यहाँ पर क्यों? बाबा जी को मिलने आया था तो एक हेलीकॉप्टर पे आया था, वो हेलीकॉप्टर किसका था? किसी कैपिटलिस्ट का। ये पर्सन इतने चुनाव लड़ रहा है, पैसे लगेंगे, ये पैसे किसने दिए? किसी कैपिटलिस्ट ने। ये बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी में हर पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनना था, चाहे वो लोकसभा का चुनाव जीता हुआ ना जीता हुआ हो, चाहे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो राज्यसभा का चुनाव भी ना जीत सके, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो इतने सारे लोगों में ये पर्सन ऊपर कैसे आया? क्योंकि कुछ कैपिटलिस्ट ने इसको सपोर्ट किया है। तो कैपिटलिस्ट ने इसको सपोर्ट किया, इन्होंने बाबा जी को सपोर्ट किया, बाबा जी ने इनको सपोर्ट किया, हमने बाबा जी को सपोर्ट किया, और सब सिस्टम ऐसे चल रहा है। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिकली, कैपिटलिस्ट यहाँ पे पर्सन ए की जगह पे बी बिठा दे तो बाबा जी इसको सपोर्ट कर देंगे। कॉमन इंटरेस्ट है, आइडेंटिकल इंटरेस्ट है ना भी हो, सी बिठा दे बाबा जी इसको सपोर्ट कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो इनको आता बाबा जी को अंदर करना, हो जाएंगे एंड सो ऑन। इनको हम बोल रहे हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। दूसरे हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, उनका तो ऑर्गेनिकली लिंक्ड है एक क्लास के साथ में, एक क्लास के साथ में उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनिकली लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की, तो जैसे जैसे कैपिटलिज्म बड़ा होगा तो क्या हुआ होगा? कैपिटलिज्म के साथ साथ में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड सिविल सर्वेंट, बहुत बड़ा एग्जांपल, एक आईएएस का इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि यार स्टेट स्ट्रांग रहे। स्टेट, जब सरकार की पावर होगी तभी तो लोग आईएएस ऑफिसर को पूछेंगे। स्टेट स्ट्रांग रहे बाय फोर्स और बाय कंसेंट। तो अब स्टेट क्यों आई है? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, कैपिटलिस्ट को बचाने के लिए। तो फिर आईएएस को किसको बचाना है? कैपिटलिज्म को बचाना है। तो
सिविल सर्वेंट जो है वो ऑर्गेनिकली लिंक्ड है कैपिटलिज्म से। एक इंजीनियर क्या चाहेगा? इंजीनियर चाहेगा कि बिल्डिंग्स बने, ब्रिजेस बने, ये सब बने। ये क्यों चाहेगा वो? क्योंकि यार इससे उसको भी पर्सनली उसको फ़ायदा होता है। एक सिविल इंजीनियर ये चाहेगा। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही तो बनाएंगी ये सारी चीज़ें, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये वो लोग हैं जिनका डायरेक्टली लिंक जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं एक क्लास की इमरजेंस से, उनका इंटरेस्ट साथ में जुड़ा होता है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब इंडिया में ब्रिटिश थे तो फिर जो ये बोलते नहीं बड़े बड़े कि अरे हम पुराने चौधरीज हैं, हम पुराने राय बहादुर हैं, हम पुराने ज़मींदार हैं। क्यों आप? क्योंकि आप ब्रिटिश के साथ में आपका इंटरेस्ट ऑर्गेनिकली लिंक्ड था। ब्रिटिश ने आपको ज़मींदार बनाया था, आप उनके हिसाब से चलते थे। तो अगर ब्रिटिश हैं तो आप भी खुश हो। अगर ब्रिटिश चले गए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, इंडिया आ गया, तो क्या होगा? लैंड रिफॉर्म्स, बोलेंगे कि ज़मीनें बांटो 24-24 एकड़ में, रीडिस्ट्रीब्यूट करो। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो हैं जिनका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर डोमिनेंट क्लास के साथ में जुड़ा होता है। वो डोमिनेंट क्लास है तो ये भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर हम बोलें तो जैसे अगेन आई विल अगेन कोट बिकॉज रेलिवेंट है, आजकल चलता है। जो APMC मंडीज़ में बहुत बड़े बड़े मनी लैंडर्स हैं, उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि फार्मर्स उधर आएँ, उनसे पैसे ले, उनसे पैसे दे। तो सब ऑर्गेनिकली लिंक्ड है, एक सिस्टम के साथ में लोग ऑर्गेनिकली लिंक्ड होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स भी दो तरीके के होते हैं। एक वो जिनका एक पर्टिकुलर डोमिनेंट क्लास के साथ में इंटरेस्ट लिंक्ड है, इनको क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। एक वो जिनके साथ में ऐसा नहीं है। ये हैं जो भी डोमिनेंट क्लास आएगी ये उसको कर लेंगे को-ऑप्ट, ये उसको कर लेंगे को-ऑप्ट। नाउ क्या करना है वर्कर्स को? यहाँ पे कंसेंट क्रिएट करो, अपने इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट करो, जो वर्कर्स के जो उनका जो व्यू पॉइंट है उसको कॉमन सेंस बनाए, उसको ये उनकी वैल्यूज़ जो इक्वालिटी वाली वैल्यूज़ हैं, जो वर्किंग आवर्स को लिमिट करने वाली वैल्यूज़ हैं, जो वर्कर्स के जो फेवर के लॉज लाने वाली वैल्यूज़ हैं, उन चीज़ों को सुपरवाइजर्स, फ्लोर मैनेजर्स ये सब इकट्ठे हो जाएं और ये उन वैल्यूज़ को आगे प्रोपेगेट करें, ताकि क्या हो? एक काउंटर कॉमन सेंस क्रिएट हो। ठीक, इस तरह की आपको इंटेलेक्चुअल बुक्स क्रिएट करनी है। बुर्जुआ वाले जो हैं कितने सारी बुक्स ऐसे वाली क्रिएट करते हैं, तो आपको इस तरह का लिटरेचर क्रिएट करना है। क्लियर? तो इस तरह से ग्रामसी जो हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ग्रामसी बात करते हैं इस चीज़ की कि देखो हमें सिर्फ ये नहीं करना। ग्रामसी बात करते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि स्टेट से सीधा लड़ाई करनी है। वो बोल रहे हैं कि ये है सिविल सोसाइटी जो है, यहाँ पर स्टेट जो है इंटेग्रल है। सिर्फ पॉलिटिकल स्टेट तो इधर हो गई, इन दोनों को अगर हम मिला लें तो एक बनती है हमारी क्यूमुलेटिव स्टेट। ग्रामसी बोलते हैं कि इनसे तो आपको वॉर ऑफ पोजीशनिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे वॉर ऑफ मनूवर। इधर सरकार आपको रूल कर रही है, कैसे? सरकार आपको रूल कर रही है आप ही की कंसेंट से। सरकार इन द सेंस कि बुर्जुआ आपको रूल कर रहे हैं आप ही कंसेंट से। और वो कंसेंट कैसे आ रहा है? वो कंसेंट आ रहा है थ्रू दिस जो एक पावर ऑफ अट्रैक्शन जो कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है? सिविल सोसाइटी में। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से ग्रामसी ने मार्क्सिज्म को निकाला। आई होप आप ग्रामसी को समझ पाए होंगे, कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ऑफ कोर्स कमेंट्स में लिखना, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक और बहुत ओरिजिनल थिंकर को जिनका नाम है हन्ना अरेंट। उनके बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं जाता है या बच्चों को समझ नहीं आता है। बहुत इजी है। तो वी विल कवर हन्ना अरेंट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड विद दैट हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई विल सी यू, टेक केयर।